आप लोग देखो बैकग्राउंड बता दूं, पहले सुन लो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सुनोगे भैया? सुन लो यार, कहानी है। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही तो बता दो। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आएगी तो मुझे बता देना, ओके? आवाज आ रही है? अरे बोल भी दो यार कोई। ओके, ठीक है। देखिए ऐसा है कि मैंने बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन सा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब विड्रॉ कर लिया गांधी जी ने चोरी चोरा के इंसिडेंट के बाद, ठीक है ना, तो उसके बाद में क्या होता है ना कि पॉलिटिकल वैक्यूम छा जाता है। उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फुलफिल करने की कोशिश करता है स्वराजिस्ट, लेकिन दे वर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, दे आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई कि इसको, जो एंग्री यंग मैन होते हैं हमारे यहाँ के, जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखते हैं। और उस समय एक आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा पनप रही थी जिसको हम लोग कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी कहते हैं। एम एन रॉय के अंडर में 1904-5 में तस्कंद के अंदर जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन भी चुकी थी। कानपुर वगैरह में इसका काफी ज्यादा कम्युनिस्ट लोगों को काफी ज्यादा मतलब वर्चस्व चल रहा था, काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा चल रहे थे कानपुर वगैरह में। इन्होंने कावनपुर, उसका नाम था पहले कावनपुर, ठीक है, सी से लिखते थे कावनपुर, ठीक है। तो ये था, लेकिन रिवोल्यूशनरीज ये करते थे और इससे एक खतरा किसी भी स्टेब्लिश गवर्नमेंट को रहता है, किससे? कम्युनिस्ट। और ये गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसको भी खतरा था, उसमें वो एक बिल लेकर आई, पब्लिक सेफ्टी बिल, ठीक है ना। इन बिटवीन आप देखते हैं कुछ चीजें आपको और देखने को मिलेंगी कि अब जो है आरएसएस बन गया है 1925 में, ठीक है। कम्युनल वायलेंस, आरएसएस बनने का मतलब है कि कम्युनल वायलेंस जैसी चीजें पिक्चर में आने लगी हैं। उससे पहले हिंदू महासभा बन चुका है 1915 के अंदर, और मुस्लिम लीग बन चुका है 1906 के अंदर। मुस्लिम लीग भी अब अपने रास्ते जो है वो पूना पैक्ट, वो लखनऊ पैक्ट वाला जो कहानी थी, लखनऊ पैक्ट की कहानी थोड़ी सी कम हो रही है। अब लखनऊ पैक्ट में जो दोस्ती वाली बात हुई थी वो धीरे धीरे वो डिस्पेस होने लगेगी, वो थोड़ी थोड़ी खत्म होने लगेगी, राइट। और नेहरू गांधी ब्रिगेड है, साथ में नेहरू के साथ इस वक्त सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आ गए हैं, जो कि एक यूथ है और जो कि कम्युनिस्ट सपोर्टर है, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर है। इस तरह का एक फेज डेवलप हुआ है। स्वराजिस्ट लोग जो है वो काउंसिल के अंदर एंट्री करते हैं, एम एन रॉय वगैरह, सी आर दास वगैरह, लेकिन वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट में बाद में ब्रेक होकर वो भी फुलफिल नहीं कर पाते, ठीक है, कंडीशंस को अच्छा नहीं रख पाते। अब आप लोग याद करो थोड़ा सा कि 1919 के अंदर एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मेजर चेंज करा था, और उसने एक बात उसमें एक थी कि 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा, याद करो, था एक बात कि 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा। अब अंग्रेजों ने अपनी यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये सब कहानी चल रही थी 2 साल पहले ही, 1929 में भेजना था, लेकिन 2 साल पहले ही इन्होंने साइमन कमीशन भेजा। क्या भेजा? साइमन कमीशन सन जॉन साइमन के अंडर में आया। साइमन कमीशन किस लिए आया था? वो रिव्यू करने के लिए कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, लोगों की ग्रीवेंसेस क्या हैं, और उसके बेसिस पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होंगे, हम लोगों को बुलाएंगे, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगे इंग्लैंड के अंदर। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंडियन लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, दलित हो, मुस्लिम हो, इन सबको बुलाया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। लेकिन साइमन कमीशन में दिक्कत यह थी कि जब आपको इंडिया के लिए कानून बनाना है तो उसमें इंडियंस भी तो मेंबर होने चाहिए, एक भी मेंबर इंडियन नहीं था। तो हमारी बात को कैसे हम पहुंचाएंगे अपनी बात? आप तो अपनी बायस रिपोर्ट दे दोगे और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम उसी बेसिस पे लगभग होगा। वहां पे हम नेगोशिएशन करने भी जाएंगे तो फिर वो हमारी बात पहले ही हम पहुंचाना चाह रहे हैं
कि हमारी बात पहुंचा दो, फिर हम नेगोशिएट करेंगे उस पर। आप हमारी बात ही नहीं पहुंचाना चाह रहे हो क्योंकि आपने कोई इंडियन मेंबर रखा ही नहीं, आप जो मर्जी वो रिपोर्ट दोगे। इसलिए जब साइमन कमीशन आया 1927 के अंदर तो उसका विरोध होना शुरू हुआ। लोगों ने जगह जगह ब्लैक फ्लैग दिखाए, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए आपको पता है कि लाहौर के अंदर और उसमें लाला लाजपत राय आपको शहीद हो गए, उनको लाठीचार्ज जब हुई तो उनको मार दिया गया, मतलब उनको इंजरी हुई चेस्ट के अंदर और फिर उनकी डेथ हो गई। इसका बदला आपको पता है भगत सिंह वगैरह ने लेने की ठानी, वो आपने देखा, वो पिक्चर देख रखी है। साइमन कमीशन फिर भी आया, गवर्नमेंट को जो करना होता है वो करती है। साइमन कमीशन जहां भी गया उसका विरोध हुआ, लेकिन उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की साइमन कमीशन ने देने के लिए किसको, इंग्लैंड सरकार को, कि कैसा फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन उस समय ये लोग मजा चख चुके थे। कौन? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, ये लोग काउंसिल का मजा चख चुके थे। इन्होंने कहा ये काम नहीं चलेगा। कांग्रेस ने अपनी तरफ से नेहरू की रिपोर्ट, नेहरू की अगुवाई में एक कमेटी बनाई, नेहरू कमेटी। क्या बनाई? किसकी? कौन से नेहरू? मोतीलाल नेहरू, नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू, कीप इन माइंड। कौन? मोतीलाल नेहरू के अंडर में एक पार्टी बनाई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1928 के अंदर सबमिट की, नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। अभी मैं पूरी कहानी सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप बाद में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा था। तो नेहरू रिपोर्ट किसने सबमिट की? मोतीलाल नेहरू ने। उसमें उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की थी। क्या डिमांड की थी? बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज नहीं। जैसे इंग्लैंड, जैसे वो है ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है, ऊपर जो गवर्नमेंट है वो किसकी है? ब्रिटिशर्स की, मतलब वही है। अंदर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए मतलब चुन सकते हैं, उस टाइप से चीज हो गई थी। यानी सॉवरेनिटी अभी भी किसकी है? ब्रिटिश क्राउन की। हमने यहाँ पे बात थी कि हमें ठीक है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस चाहिए। ओके, ये कहाँ पे बात है? नेहरू रिपोर्ट में। और भी बातें उसमें काफी सारी डिमांड की गई नेहरू रिपोर्ट में, यानी कि हमारी जो एस्पिरेशन है उसको नेहरू रिपोर्ट के अंदर, नेहरू चेयरमैन थे, बाकी भी मेंबर थे उसमें, नेहरू सुभाष चंद्र बोस भी मेंबर थे, ठीक है। तो ये लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार करके दी, प्रपोजल डाला। अब क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो है वो इससे सेटिस्फाई नहीं थी। उसने 2-3 चेंजेस करने की बात की कि नेहरू रिपोर्ट में चेंजेस करके तब डालो। जिन्ना ने, इन्होंने डिनाई कर दिया कि नो चेंज इन द नेहरू रिपोर्ट, कोई चेंज नहीं होगा नेहरू रिपोर्ट में, जो है वो है, ठीक है ना। जब इन्होंने डिमांड की तो जिन्ना को गुस्सा आ गया। जिन्ना ने कहा कि क्या मैं कमजोर हूं, मेरे को लॉ नहीं आता, वेदर आई एम नॉट एबल टू ड्राफ्ट एनीथिंग, ठीक है। तुम नेहरू रिपोर्ट बनाते हो, मैं जिन्ना के 14 पॉइंट देता हूं। क्या दिया? 14 पॉइंट जिन्ना ने दे दिए अपने। तो 3 रिपोर्ट हो गई। एक हो गई साइमन कमीशन जो ऑफिशियल रिपोर्ट जा रही है, ठीक है। दूसरी नेहरू रिपोर्ट जो कांग्रेस की तरफ से जा रही है। तीसरी जिन्ना के 14 पॉइंट्स हो गए जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से जा रहा है, ठीक है। अब ये तीनों जो है वो दिखा रहे हैं कि आगे का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, और उसका डिस्कशन कहां होगा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कहां पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां बुलाई जाएगी? इंग्लैंड में, ठीक है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तुम्हें पता है गोलमेज सम्मेलन कहते हैं इसको। हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पता है जब मैं पढ़ रहा था, विडंबना है कि कहीं पे भी देख लो टीचर्स इस तरह से कनेक्ट ही नहीं करते। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस लिए होना था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नाम आ रहा है, बार बार बुला रहे हैं ये वो, लेकिन उसमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट जाएगी, ये होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा फ्यूचर का वो डिसाइड करने की बात हो रही है। ये सब कुछ खास बात नहीं बता रहे। बस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं जाएगी, गांधी जाएंगे, नहीं जाएंगे, मतलब क्या था क्यों था, कनेक्ट ही नहीं किया। अभी देखो कनेक्ट करो, आपको मजा आएगा। तो 3 रिपोर्ट है जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करने की बात है, ठीक है। लेकिन जो नेहरू की रिपोर्ट है ना, उससे कांग्रेस के ही कुछ लोग खुश नहीं है, ठीक है। ओके, जिन्ना वैसे नहीं खुश है, और मतलब मुस्लिम लीग वाले तो वैसे नहीं खुश है, और ये लोग भी जो यूथ है ये नहीं खुश है। ये कहते हैं डोमिनियन स्टेटस वाली बात हमें पसंद नहीं है। रिगार्डिंग इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक हैं जो अपने बाप से सहमत नहीं है, ठीक। अब क्या होता है? 1929 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1929 के अंदर
कौन सा सेशन होता है? लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को पहली बार प्रेसिडेंट बनाया जाता है कांग्रेस का। क्या बनाया जाता है? नाउ हु इज द प्रेसिडेंट? 1929 के अंदर नेहरू इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब नेहरू आए हैं तो कुछ बड़ा करेंगे? नहीं। नेहरू ने कहा कि देखिए सर, यहां से याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेहरू भाषण देते हैं कि नाउ आई एम द प्रेसिडेंट, और अब हम डोमिनियन स्टेट, पापा वाली बात खत्म हो गई। डोमिनियन स्टेटस नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? कांग्रेस का गोल क्या होगा? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। वी डोंट वांट डोमिनियन स्टेटस, हमें पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार से आजादी चाहिए। हमारा प्रेसिडेंट होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारे सब होंगे, हमें नहीं मानना है ब्रिटिश क्राउन को। किसकी डिमांड की? पूर्ण स्वराज। बात सुनिएगा, समझिएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की है। कब की है? लाहौर में रावी नदी के किनारे सेशन होता है, और वहां पे ये क्या नाम है, लाहौर सेशन में ये बात हो जाती है। कौन है प्रेसिडेंट? क्या चाहिए हमें? क्या नहीं चाहिए? डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर? रिजेक्ट हो गई बात। कांग्रेस ने क्या कहा? पूर्ण स्वराज चाहिए। फाइन। तो नेहरू रिपोर्ट की इस बात से डिनाई कर दिया इन लोगों ने। बात समझ में आ गई? पूर्ण स्वराज की बात आती है, और अगर पूर्ण स्वराज मनाने के लिए क्या करेंगे? हमने मान लिया कि पूर्ण स्वराज है, हमने क्या मान लिया, और 26 जनवरी 1930 से, ये 29 में हुआ है दिसंबर में, इन्होंने कहा 26 जनवरी 1930 से हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्या मनाएंगे? कि हम आजाद हैं, जबरदस्ती आजाद। ठीक है, और आज से हम आजाद है, और 26 जनवरी 1930 से इंडिपेंडेंस डे मनाना इन्होंने शुरू कर दिया, जो मैंने हिस्ट्री में पॉलिटी में आपको बताया था कि 26 जनवरी को इन्होंने इंडिपेंडेंस डे 1929 में मनाना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन क्योंकि देश तो हमारा 26 जनवरी को आजाद हुआ नहीं, आजाद तो 1947 में हुआ, 15 अगस्त को। तो जब 15 अगस्त को 1947 को आजाद हुआ, तो 26 जनवरी मनाने की फिर वजह खत्म हो गई। तो इसलिए 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को, ताकि हम वो चीज रिवाइव कर सके। कौन सी चीज? जो नेहरू ने स्टार्ट की थी 1930 में। गेटिंग? अब आपको कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो कि 26 जनवरी क्यों रखा गया, क्यों डेट एक्सटेंड की गई? ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। याद आ रहा है? और आपके प्रियम्बल वाले चैप्टर के अंदर लिखा भी हुआ है। ठीक है, ओके। तो 1929 के अंदर 26 जनवरी 1929 को क्या हो रहा है? लाहौर सेशन हो रहा है। और कहां पे हो रहा है? लाहौर सेशन, लाहौर के अंदर रावी नदी के किनारे हो रहा है। पूर्ण स्वराज की डिमांड है। रट्टा मार लीजिए, किसकी डिमांड है? अंग्रेज एक्सेप्ट करेंगे? लगता है नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, पूर्ण स्वराज कहां भी डोमिनियन स्टेट देने को तैयार नहीं है। तुम्हें पूर्ण स्वराज की तो एक स्टेप आगे निकल गए। अब नेहरू को जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनने की कहा था कि मुझे तो जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनना है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को लूप में लिया। गांधी जी आजाद हो गए थे, गांधी जी को लूप में लिया, बोला कि गांधी जी देखिए, आपके हिसाब से काम होगा। ठीक है, हम अंग्रेजों को 1 साल का टाइम देते हैं। पहले 2 साल के टाइम की बात की। 2 साल के अंदर अगर इन्होंने हमें पूर्ण स्वराज नहीं दिया, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया था, उसका अगला स्टेप क्या था? अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यह है, विनय के साथ अवज्ञा, आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे। आपकी ओबीडियंस नहीं करेंगे। आप कहोगे आम, हम कहेंगे इमली। आप कहोगे पूरब जाना है, हम जाएंगे पश्चिम। आप कहोगे कानून मानना है, हम कहेंगे नहीं मानेंगे। आप कहोगे सॉल्ट नहीं बनाना है, हम बनाएंगे। तुम कहोगे टैक्स दो, हम नहीं देंगे। बात आ रही समझ में? पहले हमने कानून नहीं तोड़ना था, अब हमें कानून तोड़ना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे हम। ठीक है, आपके सिस्टम को हिला के रख देंगे इन अ जेंटल वे, इन अ जेंटल वे। ठीक है, गांधी जी कहते थे ना, गांधी जी पर्सन हु शुक द वर्ल्ड इन अ जेंटल वे, है ना? तो उन्होंने कहा साबरमती के संत आ जाओ। ठीक है, तो देखो, हर किसी की इंपॉर्टेंस है। यू कैन नॉट से कि सिर्फ गांधी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी, उनका अपना तरीका था। सुभाष चंद्र बोस का अपना तरीका था।
भगत सिंह का अपना तरीका था। एंड हमारे लिए सब लोग रिस्पेक्टेबल, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि सारे आजादी की ही उनका एक ही चीज थी, एक सोच थी। दो, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी में और नेहरू की आइडियोलॉजी में, उनके क्या नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी में काफी डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से गांधी जी विरोध में थे, किसके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। और आप आगे देखोगे कि उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट भी पुडब्बी सीरामल्लू को खड़े करेंगे वो, ठीक है। और जब वो हार जाएंगे, ठीक है, इलेक्शन, तो गांधी जी कहेंगे दिस इज माय पर्सनल डिफीट, ठीक है। लेकिन स्टिल गांधी जी को बापू कहने वाला आदमी कौन है, किसने नाम दिया है, सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी उनको बोलते हैं ही इज द प्रिंस ऑफ इंडिया, ठीक है। वो बापू कह रहे हैं और वो प्रिंस कह रहे हैं, क्यों, आइडियोलॉजी मैच करे ना करे, रिस्पेक्ट है। उनका कहना है कि मतलब मुझे अहिंसा से आजादी चाहिए, उन्होंने कहा अहिंसा से कुछ नहीं होता, मुझे हिंसा चाहिए, आर्मी। कुछ मुस्लिम इनके साथ भी है, गांधी के साथ भी है, और कुछ मुस्लिम आप शहनवाज हुसैन नाना जो है शाहरुख खान के, ये तो कमांडर थे। अभी आप देखेंगे ये जो है जनरल थे उसके क्या नाम है, इंडियन नेशनल आर्मी के। इंडियन नेशनल आर्मी कौन है, जो सुभाष चंद्र बोस बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब लेकर चार्ज लेंगे उसका। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई लड़ाई जो है ना वो एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, पर्सनल कोई लड़ाई नहीं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आजादी उनका भी गोल है, आजादी इनका भी गोल है, ठीक है ना। बस मेथड एक दूसरे की समझ में नहीं आता। तो सब लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सब लोग हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, ऑनरेबल है, ठीक है, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए नहीं कि एक के दूसरे के एंटी खड़ा करने की जरूरत नहीं है, ये शुरू से है, हमें उनसे सीखना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो बिल्कुल विरोधी थे, किसके, क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के एकदम विरोधी थे, वो मॉडरेट, वो एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन जब गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हुई है तो क्या कहा है लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है कि हियर इज द जेम ऑफ द महाराष्ट्र, बोला है ना, हियर द प्रिंस ऑफ द पुअर्स, ऐसे कैसे करके उन्होंने पूरा स्टेटमेंट दिया है कि आज ये एटर्नल अवार्ड में चले गए हैं, मतलब बड़ी रिस्पेक्ट होमेज दिया है ना। तो ये लोग रिस्पेक्ट करते थे एक दूसरे की, कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। आप देखोगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जाते हैं सिंगापुर, जब वो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड होता है, उसमें नेहरू ब्रिगेड होता है, उसमें गांधी ब्रिगेड होता है। सोचने की बात यह है कि नेहरू और गांधी ब्रिगेड कौन बंदा बना रहा है, जो गांधी जी से डिफरेंस रखता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखता है। जहां पे आज आप लड़ते हो कि यार गांधी जी के विरोध में थे, ये थे, वो थे गांधी जी, वो बंदा नेहरू और गांधी ब्रिगेड बना रहा है, ठीक है। तो कितनी रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की, मतलब ये था कि हाँ ठीक है, आप भी चाहते हो मोहब्बत आपको भी, लेकिन आपका मेथड मेरे समझ में नहीं आता, तो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन दुश्मन थोड़ी ना हो जाएंगे, रिस्पेक्ट थोड़ी ना खत्म हो जाएगी, उनके सेक्रीफाइस को आप क्या नाम डिमीन थोड़ी ना कर दोगे। अगर आप कहते हो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, है ना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो साथ में यह है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। और जलियांवाला बाग ये देखो, यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। तो ये भी हुआ है उसी भारत में, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अहिंसा भी इंपॉर्टेंट है, उसकी भी जरूरत पड़ती थी और थी जरूरत, बिना खड़ग और बिना ढाल की भी जरूरत थी, और कहीं कहीं खड़ग और ढाल की जरूरत थी, कहीं काम आवे सुई कहीं करे तलवार, ये होता है। बात आ रही समझे। तो अगर कोई ये कहता है कि एक ही बंदा इंपॉर्टेंट था, भगत सिंह वाज इंपॉर्टेंट पर गांधी वाज नॉट, ऐसा नहीं। भगत सिंह वाज इंपॉर्टेंट, गांधी वाज इंपॉर्टेंट, और हर किसी का कंट्रीब्यूशन है इस भारत के सक्सेस में, है ना। कभी कभी होता है कि हम माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो बच्चे कहते हैं मेरी माँ, मम्मा मम्मा मेरी, पापा मेरे नहीं। मम्मा भी तुम्हारे, पापा भी तुम्हारे, है नहीं। अगर पापा खुश हो रहे हैं ना, जब पापा कहते, बच्चे कहते हैं कि क्या नाम है, मेरे पापा और मेरी मम्मा नहीं है, मम्मा गंदी है, तो पापा को क्या कहते हैं, पापा कहते हैं नहीं बेटा मम्मा भी अच्छी है, कहते हैं ना, क्योंकि बच्चा नहीं समझ पा रहा है ना। उसको लगता है कि ये मैं कहूंगा मम्मा गंदी पापा अच्छे तो पापा खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पापा को है कि मम्मा भी अच्छी है, पापा भी अच्छे, कभी कभी ऐसा होता है। यही चीज है यहाँ पे, आइडियोलॉजी को समझने की जरूरत है, ठीक है। अब क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, मैंने बताया कि अब हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे।
आपको बात समझ में आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर, प्रिंसिपल मैडम, आवाज आ रही है? प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब हैं क्या पिक्चर में? अच्छा ठीक, पिक्चर आवाज आ रही है ना? चलो ठीक। तो अब क्या होता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर डालेंगे हम लोग अगर तुमने बात नहीं मानी। गांधी जी ने कहा यार देखो यार इतना भी नहीं होता है, टाइम दो उनको, है 2 साल में तुम्हें चाहिए पूर्ण स्वराज, इतनी जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनने की है? 200 साल से राज कर रहे नहीं है, तुम्हें 1 साल के अंदर चाहिए, मतलब वो भी 2 साल को भी कम करके 1 साल कर दिया। कहा देखो यार सब्र करो थोड़ा सा, इतना जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना? बोला कि गांधी जी देखिए हमें तो करना है, और बलि का बकरा कौन बनेगा? गांधी जी। मतलब बलि का बकरा बने ना बने, मेन है सारा कंधे पे बंदूक किसके रख दिया गया? गांधी जी के। गांधी जी के यार, मतलब अंग्रेजों को भी बनाएंगे, सबको करेंगे, मतलब गांधी जी को बीच में रख दिया गया कि गांधी जी आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे, क्योंकि गांधी जी को मोबिलाइज करना आता है। गांधी जी तो छोटे छोटे इश्यू को बड़े बड़ा बना देते थे, लेकिन गांधी जी ऐसे ही नहीं बड़ा बना देते थे कि तुम कह दो कि बस गांधी जी लड़ पड़ेंगे। गांधी जी एनालिसिस करेंगे, मोमेंटम देखेंगे, हवा का रुख देखेंगे, उसके बाद अपनी पतवार संभालेंगे ना। गांधी वाज सच एन इंटेलिजेंट मैन, है ना? तो गांधी कोई ऐसे वैसे आदमी थोड़ी ना है कि आपने कह दिया बस आपके कूद पड़े। गांधी की एनालिसिस है, अपनी सोच है कि नहीं? अच्छा, तो होता क्या है कि ये गांधी जी को कहते हैं कि भैया 1 साल के अंदर हमें क्या करना है? पूर्ण स्वराज चाहिए, अदरवाइज क्या करेंगे? अंग्रेज मानेंगे? नहीं मानेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड होता है, ठीक है? होने से पहले ये लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करवा देते हैं गांधी से जबरदस्ती करा के 1930 में ही। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते गांधी जी, सॉल्ट सत्याग्रह, नमक कानून। नमक के कानून को क्यों चुना गांधी जी ने? उसकी नमक को चुनने की वजह क्या थी? हर घर की जरूरत थी, और इन्होंने वही बदमाशी कर रखी थी कि तुम नमक नहीं बना सकते। अबे यार समुद्र का झाग नमक है? उसको रोक देते हैं, बैरियर बना देते हैं, आ जाता है, सूख जाता है, ऑपरेट हो जाता है, नमक बन जाता है। इतना आसान प्रोसेस है तटीय लोगों के लिए, और उनके आमदनी का जरिया हो सकता है, पर तुमने बैन कर दिया, नहीं नमक तुम बनवा सकते। मतलब ये क्या खेल है? तो ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है ना, सबसे डिस्क्रिमिनेटरी लगा। गांधी जी ने कहा कोई ऐसी बात है तो चलो हम इनके अंग्रेजों को नमक को हथियार बनाएंगे, कॉमन चीज है, और हम लोग दांडी मार्च करेंगे। क्या करेंगे? दांडी मार्च। दांडी जाएंगे कहां से? साबरमती से। साबरमती का संत क्यों कहते हैं कि साबरमती आश्रम, वहां से स्टार्ट करते हैं गांधी जी, और कहां जाएंगे? दांडी। दांडी तट पे जाके गुजरात के अंदर वो क्या बनाएंगे? नमक बनाएंगे और कानून तोड़ेंगे। अच्छा, कानून तोड़ने से पहले तो आप अरेस्ट कर नहीं सकते। गांधी जी ने कहा चलो हम पैदल चलेंगे और अपना कैमरामैन साथ में, वायरल होना है, इंग्लैंड तक खबर पहुंचानी है। अब गांधी जी जहां भी जा रहे हैं उसकी पल पल की खबर छप रही है, अंग्रेज भी साथ में फोटो खींच के, गांधी जी यहाँ, गांधी जी वहां, गांधी जी वहां, जहां जा रहे हैं गांधी जी का मोमेंटम, लोग गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। गांधी जी बापू की यात्रा देखिए ना, दांडी मार्च, पीछे पीछे लोग हो ले रहे, ठीक है ना? मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह रो मिलते गए और कारवा बनता गया। गांधी जी ने कहा कि मतलब मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चल दिया। गांधी जी तो चल दिए, अपना डंडा उठाया चल दिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर राह रो मिलते गए और कारवा बनता गया। तो कारवा बना लिया गांधी जी ने, चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है ना? पीछे पीछे लोग आते गए, और जो गुजरात नहीं आ पाया वो अपने अपने तट पे, जो जहां पे है। अच्छा, जिन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तट ही नहीं है गांधी जी, तो गांधी जी का था ना कि आप जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, जो आपको लगता है ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, गलत लॉज, उनको तोड़ दो। चौकीदारी, पोल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, जो भी उसको देना बंद कर दो, बात खत्म हो गया। आपने भी दांडी मार्च कर लिया, जो गुजरात नहीं पहुंच पा रहे, और जो लोग पहुंच पा रहे, और जो लोग अपने अपने तट पे है, कोई तमिलनाडु तट पे है, कोई केरला तट पे है, ठीक है ना? सिविल डिसोबीडियंस करना है तो वो अपने अपने तट पे जाके नमक कानून तोड़ो, और जो भी करना है, ठीक है? नमक शिविर लगाए गए, बहुत सारी चीजें कही गई तमिलनाडु के अंदर और जगहों पे, ठीक है? समझ रहे हो? कानून तोड़ा गया, अंग्रेज नाराज हुए, लाठीचार्ज हुई, लोगों को अरेस्ट किया गया। अब गांधी जी का खेल शुरू हुआ, कितनों को अरेस्ट करोगे मियां?
तुम्हारी सब ने कानून तोड़ा है। वही बात, तुमने क्या तोड़ा है, मैंने भी तोड़ा है, चलो तोड़ा है, कुछ ना कुछ कानून सबने तोड़ा। कितने अरेस्ट करोगे, थक गए, घरों में ताले लगाने शुरू किए, बंद करने शुरू किए। मेन मेन लीडर को अरेस्ट कर लिया, सोचा कि काम खत्म हो जाएगा। इरविन था, सोचा कि मेन मेन लीडर को अरेस्ट कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जनता को गांधी जी ने तैयार कर दिया था, वो दाढ़ी मार्च ने। ठीक है, क्या हुआ, घरों में बंद कर दे रहे लोग, जेल भर गई। फैशन हो गया जेल जाना, जैसे मैंने बताया वो अफ्रीका में भी कर चुके, यहाँ भी करा, फैशन हो गया जेल जाना। ओ, इसके घर में तो कोई जेल ही नहीं है। ओ माय गॉड, मतलब उसको हीन भावना से देखना जाने लगा। उसका हस्बैंड बोला भैया कल ही जेल जाता हूँ, आज ही जेल जाता हूँ, अभी कोई कानून तोड़ता हूँ। मतलब हस्बैंड परेशान है कि वाइफ तक किए हुए कि जेल क्यों नहीं जा रहे, तुम बाहर घूम रहे हो, तुम्हें निकम्मा समझ रहे, लोग देशद्रोही समझ रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जो है हर बंदा जेल की हवा खाने को तैयार है। और जेल का डर एकदम खत्म। बापू ने क्या करा, जेल का एकदम जो है, बापू आ गया देखो सामने। तो क्या नाम है, जेल का डर खत्म कर दिया गांधी। देख रहे हो, मतलब क्या है, जब हर कोई करने लगेगा तो फैशन हो जाएगा। गेटिंग, व्हेन एवरीवन विल बी डूइंग दिस इज अ फैशन। शर्म कब आती है, जब अकेले आप दिखते हो। आप पंजाब में चले जाओ, शादियों में जब जाते हो पंजाब में कभी भी, तो जो बंदे ने ऐसे मेरी तरह बाल कटवा रखे हैं, बड़े बड़े बाल वाला नहीं है, साफा नहीं पहनता, पगड़ी नहीं पहनता, वो भी शादियों में पगड़ी पहन के जाएगा और दाढ़ी अपनी ऐसे मतलब रख के जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे सब सरदार जब दिखेंगे, एक बंदा मौना दिखेगा, मतलब सरदार नहीं दिखेगा, तो उसको अजीब फील होगा। वहां पे वो उनकी पोशाक है, वो डिग्निटी की है। ठीक है ना, तो वो वहां दाढ़ी और पगड़ी वाला ही दिखेगा, तभी वो मतलब सिख दिख रहा है। और सबको सिख दिखने लग जाते हैं, हर कोई। आप किसी शादी में चले जाओ वहां पे, तो जो बंदे ने बाल कटवा रखे हैं, जो वो है, वो भी पूरी तरह से पगड़ी वगड़ी पहन के सब बढ़िया तैयार व्यार होके दाढ़ी वाड़ी सब करके तब जाएगा। क्यों? एक कल्चर। और वही आप देखो यहाँ पे, कौन इतने बड़े बाल रखता है, कौन पगड़ी पहनता है। लेकिन वहां फैशन है तो वहां पे नॉर्मल है। गेटिंग? तो जब सब कर रहे होते हैं तो जो ऑड होता है ना, उसको बुरा लगता है, फिर उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो सब जेल जा रहे तो हमें भी जाना है, वो एक फैशन हो गया। अच्छा, अब सारे लीडर में जेल में है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुला लिया, कांग्रेस गई ही नहीं, मेन पार्टी नहीं गई। बाकी लोग गए, दलित गए और लोग गए, भीमराव अम्बेडकर गए, डॉक्टर सुप्रू गए, बहुत सारे लोग गए। लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है यार, वो नहीं गई, बात ही खत्म। अब समझ में आ गया कि कांग्रेस की बिना बात बन नहीं पाएगी, बात समझ नहीं आएगी। गांधी जी को परसू किया, परेशान तो हो ही गया था इरविन। उसने कहा यार ऐसा करो गांधी जी, लेट्स टॉक, बात करते हैं। ठीक है, अब इरविन क्या कह रहा है, बात करने के लिए किससे, गांधी जी से। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा प्रेस्टीज उठा है किसका, फर्स्ट टाइम इतना प्रेस्टीज कि गांधी प्रेसिडेंट, यानी एक नंगे फकीर से कौन मिलना चाह रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुला के मिलना चाह रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस टाइम, वो प्राइम मिनिस्टर समझ लो। वो तो और पावरफुल है, क्योंकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अकेले है, खुद एक ही इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, अल्टीमेट अथॉरिटी है वो। और वो मिलना चाह रहा है किससे, तो गांधी जी का स्टेटा जेल में निकलवाया कि सर डिमांड क्या है, बताओ क्या करना चाह रहे हो, व्हाट डू यू वांट। मैं तंग हो गया हूं। कई सारी डिमांड रखी गांधी जी ने, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को आजाद करो, टोल टैक्स कम करो, ये करो वो करो। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, चलो ठीक है। अब क्या करना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओगे, यस आई। गांधी जी एग्री हो गए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, फाइन। अब होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रेस्ट दिया जाएगा। हम जाएंगे कहां पे, इन बिटवीन बात यह है कि भगत सिंह को फांसी देनी है। इरविन पैक्ट के टाइम पे लोगों ने कहा गांधी जी इरविन से क्यों नहीं कहा कि भगत सिंह को माफ करो, क्योंकि भगत सिंह के सेंटीमेंट तो सबके थे कि भगत सिंह को सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। गांधी जी के कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कहा, लेकिन इरविन ने रिजेक्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अहिंसा में जिन्होंने पॉलिटिकल प्रिजनर्स उनको आजाद करो, जिन्होंने हिंसा की है उनको आजाद करने की बात नहीं की थी गांधी जी। तो गांधी जी जब लाहौर सेशन के लिए उधर पहुंचे, लाहौर पहुंचे, जब लाहौर सेशन उसके बाद हुआ, वो कराची सेशन, कराची सेशन जब हुआ, जब वो पहुंचे उधर, मतलब पंजाब, वो पूरा पंजाब प्रोविंस में पूरा उधर, तो उनको खूब सिंध पंजाब वगैरह वाले एरिया में, तो वहां पे उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गया, क्योंकि भगत सिंह उधर सारे भगत सिंह वाले, तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया गांधी को कि गांधी जी आपने गलत किया।
गांधी जी कैसे एग्री हो गए भगत सिंह को फांसी दिलाने के बाद कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन गांधी जी के अपने मोटिव्स और वो चीजें थी कि भाई करना है। भगत सिंह का स्टेटा इतना बड़ा हम लोगों को उनकी सेक्रीफाइस की वजह से हो गया, नहीं तो उस समय गांधी जी का मोटिव ये था कि देश, पूरा देश सोच रहे थे और भगत सिंह भी अपने आप को सेक्रीफाइस इसलिए कर रहे थे कि मुझे देश आवाज अपनी बुलंद कर रखनी है अपने देशवासियों की। तो कुल मिलाकर ये था कि उनको तो फांसी हो गई, नहीं रोक पाए गांधी, ब्लैक फ्लैग भी दिखाया गया, लेकिन गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। दलितों के तरफ से अंबेडकर, उसके अलावा तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, और मुस्लिम लीग की तरफ से कई सारे लोग, मतलब मुस्लिम लीग भी जाती थी, इन लोगों ने वहां पे गए। अब मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मिल चुका है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है उन्हें, ठीक है ना, कम्युनल इलेक्टोरेट उनको पहले मिल चुका है, सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में ही मिल चुका है, सिखों को मिला हुआ है, ठीक है, वीमेंस को मिला हुआ है, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो दलित थे, दलित मतलब वो जनरल उस समय वो था, तो दलितों को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट में जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसलिए दलित को एक अलग कम्युनिटी घोषित की जाए, दलित आर नॉट हिंदू, और उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। अब यहां पे एक और डिवीजन हो जाएगा, हिंदू और फर्दर डिवाइड हो जाएगा। वैसे ही मुस्लिम पारसी इसमें सिर्फ में डिवाइडेड है ही है, एक और डिवीजन हो रहा है, और ये कौन कर रहे हैं, अंबेडकर। अंबेडकर एकदम अड़े हुए हैं कि नहीं, क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, क्योंकि हमें हिंदू माना ही कब तुमने, तुमने तो हमेशा हमें दलित समझा है, वी आर दलित, हमें हमेशा सप्रेस किया है, तो हमें तो सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो उन्होंने कहा यार मुस्लिम वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट बैठे लेके बैठे हैं सब कुछ। गांधी जी इस पे एग्री नहीं थे कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं, इससे देश और डिवाइड होगा। फर्दर कोई कंक्लूजन नहीं निकला, गांधी जी ने वापस आए, बोला कि ये सरकार हमें सिर्फ डिवाइड करना चाहती है, हमें इसका कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन दे कुछ दे, ये हमें डिवाइड करना चाहती है, फर्दर मोर डिवाइड करेगी, देश को तबाह कर देगी। उनको पता था डिवीजन से क्या होगा, सिविल वॉर हो सकता है। गांधी जी वाज क्लियर इन हिज थॉट, तो उन्होंने कहा मैं जैसे ही उतरूंगा, कहां पे, इंडिया में, जैसे ही जहाज से उतरूंगा वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस दोबारा लॉन्च करूंगा। अब तक चेंज हो चुका है गवर्नर, इरविन नहीं है, अब कौन है, विलिंगटन। कौन है, इरविन के बाद कौन है बताओ, विलिंगटन ही तो है। इतना भूलते हो, अभी रटवाया है, कौन है भाई बताओ। वेल्डन काम किया था उसने, इसलिए मैंने तुम्हें यह भी रटवाया था कि उसने मारपीट के वेल्डन काम किया था। बताओ कितना अच्छे से बताता हूँ फिर भी भूल गए। इरविन के बाद कौन है, मैंने बताया था ना वेल्डन काम किया था उसने। अब विलिंगटन आ गया है, उसने कहा अच्छा तुम्हें मैं मोमेंटम करने दूंगा, तुम्हें मैं पेस बनाने दूंगा, पहला गियर लगाने दूंगा, तुम्हें लग रहा है। उसने बोला सबको, सबसे पहले गांधी को अरेस्ट करो, यही बुढ़ऊ परेशान करता है, सबसे पहले उनको अरेस्ट करो, और बाकी जितने भी थे जो भी मारे बिना किसी को अरेस्ट मत करना, पहले कच्चे से कूटना, उसके बाद अरेस्ट करना। विलिंगटन एकदम क्लियर था कि इसको सप्रेस कर देना है मूवमेंट को, अब दोबारा से मूवमेंटम लेने नहीं देना सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है ना, मार के अरेस्ट करना, पहले पीटना अच्छे से फिर अरेस्ट करना। उसने एकदम बेहतरीन ऑर्डर, और उसने एकदम सप्रेस कर दिया, दबा के एकदम रख दिया सबको जेल। पूना में उनको नजरबंद करा दिया, गांधी को आगा खां हाउस में बंद कर दिया, गांधी जी पूना जेल में डाल दिए गए, और इधर सब क्या नाम है, उसने कहा कि बस और बाकी सारे लीडर्स को बंद करो और दोबारा मोमेंटम लेने नहीं देना है। विलिंगटन ने सबको ऐसी की तैसी, और बोला, गांधी जी ने बोला बात करते हैं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं होगी, मैं इरविन नहीं, आई विल नॉट टॉक, मैं सिर्फ मारूंगा, ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, राम से मैकडोनाल्ड जो है प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का उस टाइम 32, ठीक है, राम से मैकडोनाल्ड क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने मैकडोनाल्ड अवार्ड दे दिया, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते हैं। अवार्ड का मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, किसको, डिप्रेस क्लास को, दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। गांधी जी ने कहा ये क्या, ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो और डिवाइड कर देगा कंट्री को। अंबेडकर खुश, अंबेडकर ने कहा वेरी गुड वेरी गुड, जो डिमांड थी मिल गई। गांधी ने कहा नहीं, देश और फर्दर डिवाइड नहीं होने दूंगा, आई एम गोइंग ऑन द फास्ट ऑन टू डेथ, मैं क्या करने जा रहा हूं, फास्ट ऑन टू डेथ, मैं मर जाऊंगा तब तक फास्ट रखूंगा, ठीक, लेकिन मैं डिवीजन नहीं होने दूंगा फर्दर। और एक और, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट के खिलाफ बैठ गए गांधी जी, कहां पे, आगा खां हाउस में, पूना में बैठ गए। पूना में बैठे हुए हैं गांधी जी,
अनशन पे। अब इंडियंस सारे में कोलाहल कि गांधी जी तो मर जाएंगे यार, हमारा इतना बड़ा लीडर, गांधी जी की इज्जत है। अंबेडकर के पास पहुंच गए दौड़ते दौड़ते सब लोग कि अंबेडकर भाई देखो यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब गांधी जी से बात करो भाई, ऐसे कैसे चलेगा, गांधी जी मर जाएंगे यार, सेंटिमेंट है गांधी जी के ऊपर यार, गांधी जी फास्ट उनको चले गए, आप समझो यार, ऐसे डिवाइड करने वाली बात ठीक नहीं है। अंबेडकर को परसू कर लिया कि चलो गांधी से बात करते हैं, गांधी जी जो कहेंगे वो कर लिया जाएगा, गांधी जी कोई ना कोई रास्ता बता देंगे, अब चलो गांधी से मिलो। तो अंबेडकर ने कहा ठीक है, ओके ओके ठीक है चलो चलते, पूना जाने में कोई ज्यादा खर्चा नहीं, चले गए। किसके साथ पास, इसको कहते हैं गांधी, जैसे वहां गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, यहाँ पे गांधी अंबेडकर पैक्ट है, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंबेडकर गए, अंबेडकर ने अपने दुखड़े सुनाए कि देखिए गांधी जी हमें कभी हिंदू समझा ही नहीं गया, हमें हमेशा दलित समझा गया, अछूत समझा गया, अनटचेबल समझा गया, हमारे बड़े दुख हैं, हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भी हमें सप्रेस किया जाएगा हमेशा, ब्राह्मणों ने, अपर कास्ट ने, किसी ने भी हमें, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, सब हमें अछूती समझते हैं, तो शूद्र को छोड़ के वैश्य तक हमें सब जो है अछूती समझते हैं, और हमारी कंडीशन बहुत है खराब, और अगर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला तो हम लोग ऐसे ही डिप्रेस रह जाएंगे। अगर हमारा भी रिजर्वेशन होगा, हमारे लोगों को हम लोग चुन के भेजेंगे, तो बोला यार इससे एक डिवीजन हो जाएगा। अम्बेडकर जी आप समझिए, वो फर्दर अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कब से खेल रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात। मुस्लिम्स को उन्होंने डिवाइड कर रखा है, आप एक गॉड को मानने वाले हो, वो लोग चलो अलग अलग गॉड है, वो है उनका डिवीजन है, कल्चर अलग है, सब चीज है, तो समझ में आता है कि ठीक है उनके अपने एस्पिरेशंस और अपनी वे ऑफ लाइफ है, तो वहां पे एक बात समझ में आती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाए। लेकिन आपका तो खुदा एक है, भगवान के कहाँ एक है, दलितों का खुदा ही कहाँ होता है, भगवान ही कहाँ होता है, मंदिरों में तो जाने नहीं देते आप। मतलब बहुत सारी बातें गांधी जी ने को अपनी ग्रीवेंसेस कई कई किताबों में आपको मिल जाएगा कि दुख सुनाया गांधी जी ने, और मतलब बात हुई तो दुख अपना सुनाया। गांधी जी भी बहुत आहत हुए जब उन्होंने भावनाएं सुनी, बातें सुनी, तो आहत हुए। गांधी जी पहले कंडीशन जानते थे, गांधी जी ने कहा नहीं आप लोग हरिजन है। क्या है हरिजन, मतलब गॉड, पीपल, पीपल ऑफ द गॉड। हरिजन मतलब भगवान के लोग हैं आप, तो आपकी सेवा हरिजन सेवा नारायण सेवा है, यानी उन्होंने कहा नर सेवा नारायण सेवा, और आप नर तो हैं, आप इंसान तो हैं, नारायण मतलब ईश्वर, भगवान, भगवान की सेवा करनी है। अगर मैं नर की सेवा करता हूं, दलितों के लिए मेरा दिल बड़ा पेनफुल है, बहुत तकलीफ है आपको, इसका सोल्यूशन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो सकता, लेकिन आपको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा कि इतने सीटें जनरल के अंदर रिजर्वेशन रिजर्व रहेंगी, किसके लिए, दलितों के लिए। हम सब वोट करेंगे आपको, सिर्फ दलित दलित को वोट नहीं करेगा, ताकि यूनिटी बनी रहे। वोट सब करेंगे, लेकिन सीट पे रिजर्व बैठेगा कौन, हरिजन बैठेगा, दलित बैठेगा। ठीक है, गान एक्सेप्ट है। बोला फिर मुझे क्या दिक्कत है, रिजर्वेशन में वैसे भी चाह रहा था, अब आप सब मिलके चुनो तो मेरे लिए और अच्छा है, सिर्फ दलित क्यों चुने, ठीक है डिवीजन नहीं होगा। गांधी जी ने बढ़िया सोल्यूशन दिया, उसकी वजह से ये रिजर्वेशन आज भी रिजर्वेशन है, वो पूना पैक्ट की देन है। आप बताइए दलित कैसे गाली दे सकता है। आज टीना डाबी अगर आईएएस ऑफिसर हैं, एससी कोटे की वजह से अगर हैं, तो उसमें गांधी जी का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, जबकि टीना डाबी को रिजर्वेशन मैं मानता हूं नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एससी का रिजर्वेशन भी उस समय हट जाना चाहिए जब उसके फादर आईएएस और माँ आईएएस हो, माँ भी आईएएस फादर भी आईएएस, फिर भी रिजर्वेशन। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया अगर ऐसा है तो आपका स्टेटस ऊपर आ ही जाता है, फिर आपको कोई नहीं पूछता पछता है कि कौन सी कास्ट है क्या है ना। तो मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया भी ये बात कि वहां पे सोशली वो है कहानी, वो थोड़ी सी कहानी अलग है, पॉलिटिकल एंगल से अलग तरीके से देखते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर हम सोशली वैसे देखें तो गांधी जी ने रिजर्वेशन वाली बात कर ली कि रिजर्वेशन की बात होगी, रिजर्व सीटें दी जाएंगी, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। गांधी जी ने एक डिवीजन होने से बचाने की कोशिश की। ठीक है, ओके। और आप लोग हरि के पीपल ने यह बात करी, और गांधी ने बोला मैं अपनी पूरी जिंदगी आगे की समर्पित करूंगा हरिजन सेवा में। क्लियर है, ओके। हरिजन अखबार भी निकालूंगा, मतलब बहुत सारी चीजें क्लियर है, निकालेंगे करेंगे। तो गांधी जी ने मतलब कन्विंस कर लिया आखिर अम्बेडकर का, अम्बेडकर वाज कन्विंस्ड कि ठीक है हम अपने हिसाब से कर लेंगे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम ड्राफ्ट करेंगे, हम रिजर्वेशन दे देंगे। ठीक है, डिप्रेस जो भी क्लासेस है उनको रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। क्लियर, गांधी अम्बेडकर पूरा पैक्ट हो गया, तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा मैकडॉनल्ड अवार्ड का। गांधी जी ने कहा कि ठीक है गांधी जी लीजिए जल ग्रहण करिए, जल ग्रहण कर लिया गांधी जी ने, मतलब खाना पीना खा लिया, फास्ट खत्म हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। इन बिटवीन
इसी के बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन कोई लीडर उधर ज्यादा लोग गए नहीं भाई, अम्बेडकर चले जाते थे और लोग चले जाते थे, तो मतलब वो, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं, तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई खास रोल नहीं रहा। और फाइनली उसकी सारी चीजों का कंक्लूजन निकालने के बाद उन्होंने आखिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पेश कर दिया 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाकर रख दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के डिस्कशन के बाद। वो इम्प्लीमेंट करने की बात थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट होने का वक्त नहीं आ पाया। ठीक है, 1937 में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया उस इलेक्शन में, काफी सीटें भी जीती और कांग्रेस की मिनिस्ट्री भी बनी। मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट किया, ज्यादा उनकी सीटें नहीं थी। 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री बनाई कई जगहों पे, लेकिन 1939 में आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड। ठीक है, अंग्रेजों ने घोषित कर दिया कि इंडियंस भी हमारे साथ हैं, वॉर के अंदर शामिल हैं, बिना कांग्रेस से पूछे हुए, बिना मिनिस्ट्री से पूछे हुए। उन्होंने कहा भाई हम किस लिए मिनिस्टर हैं, जब हमसे पूछना ही नहीं है, हम मिनिस्टर किस बात के। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हम नहीं, हमें हमसे पूछना नहीं है तो हम रिजाइन करते हैं, हमारे कोई मतलब ही नहीं है। 2 साल उन्होंने रूल किया, उसको भी कांग्रेस का रूल भी बताऊंगा कैसे किया है, लेकिन रिजाइन कर दिया। अब पॉलिटिकल वैक्यूम, उनको चाहिए साथ, अंग्रेजों को किसका साथ चाहिए, इंडियंस की आर्मी का, इंडिया का साथ चाहिए, इंडिया के लोगों को सपोर्ट चाहिए। वो कह रहे हैं यार हम चाहते तो हैं आप लोगों को कि आजाद कर दें, लेकिन वॉर शुरू हो गया, हम करें क्या, बहाना। ठीक है, बहाना, एक्सक्यूज। ठीक है ना, आजाद कैसे कर दें, अब ऐसे कैसे आजाद कर दें। तो उन्होंने बोला भाई हम कैसे साथ दें आपका, हम तो खुद ही गुलाम हैं। आप कह रहे हो आप ऑपरेसिव ताकतें से लड़ने जा रहे हो, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही हैं, इंपेरियलिस्ट ताकतों से लड़ने जा रहे हो, तो हम खुद ही गुलाम हैं, हम आपकी मदद कैसे कर दें, आप ही हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हो। गैडिंग, हमसे क्या डिमांड चाहते हो, हमारी बात सुनते ही नहीं आप, कौन डेमोक्रेसी थोड़ी ना हमारे यहाँ। आप कह रहे हो आप डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना चाह रहे हो, हमारे यहाँ खुद ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो ये तो अनफेयर बात है। बड़ा मूवमेंट नहीं हो सकता था उस टाइम, तो गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करी। ठीक है ना, इन्होंने ऑफर दिया, अगस्त ऑफर दिया। ठीक है, अगस्त ऑफर दिया, लेकिन अगस्त ऑफर में यह था कि डोमिनेट स्टेटस की बात की। हमने कहा भैया हमें डोमिनेट स्टेटस कितनी बार बताऊं, नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए डोमिनेट स्टेटस। अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए बार बार अंग्रेज कह रहे थे करो, तो उन्होंने एक प्लान दे दिया, क्या कि अगस्त ऑफर दे दिया कि भाई हम देखो ऐसा है, डोमिनेट स्टेटस दे देंगे, वॉर खत्म होने दो। बोला हमें चाहिए ही नहीं डोमिनेट स्टेटस, तो बात बनी। तो गांधी जी ने कहा इसके खिलाफ एक सत्याग्रह लॉन्च करो, इंडिविजुअल सत्याग्रह, मास लेवल पे नहीं करेंगे, अपनी अपनी गिरफ्तारी तो बड़े बड़े जो लीडर्स। ठीक, अब उन्होंने भेज दिया क्रीप मिशन, सर स्टेफोर्ड क्रीप को। किसको भेजा, सर स्टेफोर्ड क्रीप को भेज दिया, काफी बड़ा लीडर, इंडियंस का को मानता भी था। लोगों को एक फीलिंग आई कि यार अब कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, क्रीप से बड़ी उम्मीदें हो गई किसी, एक्सपेक्टेशंस, एंड एक्सपेक्टेशन हर्ट्स, है ना। एक्सपेक्टेशन किससे पाल ली, क्रीप से, किस क्रीप आएंगे, लेकिन क्रीप के हाथ उन्होंने बांध के भेजे थे, मतलब ऐसे नहीं कि दिखने में बंधे हुए थे, लेकिन बंधे हुए थे इस तरह से कि उसका प्रेस्टीज डाउन हो जाए। ये सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएगा क्योंकि हम इसको इतना बांध देंगे और उसका प्रेस्टीज डाउन होगा, उससे क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा। वहां पे पॉलिटिक्स चल रही थी अलग ही, वहां पे प्राइम मिनिस्टर उसका ये था कि अगला कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट किया जाएगा, इसको सर स्टेफन क्रीप को, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ में है, तो उनकी प्रेस्टीज डाउन होगी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, समझे ना। तो ये खेल वहां पे चल रहा था। क्रीप आते हैं लेकिन फिर वही बात करते हैं, वो भी डोमिनेट स्टेटस। तो कहते हैं यार ऐसा है ना क्रीप साहब, समझाओ यार कोई क्रीप साहब को, है हम कब से बोल चुके हैं, 1929 में बोल दिया हमें नहीं चाहिए डोमिनेट स्टेटस, फिर डोमिनेट स्टेटस, फिर डोमिनेट स्टेटस, फिर समझ में नहीं आती बात क्या, एक बार पागल वाली बात है। गुस्सा आ गया गांधी जी को, एक्सपेक्टेशन हर्ट हो गई। गांधी जी वो बंदा जो अहिंसा हिंसा चिल्ला रहा है, वो कह रहा है डू और डाई। क्या कह रहा है वो, डू और डाई। बुला लिया, कहां पे बुला लिया, सबको बुला लिया ग्वालियर टैंक में, सबको बुला लिया मुंबई में आ जाओ, वर्धा में। ठीक है, सबको बोला आ जाओ भाई, गांधी जी एड्रेस करेंगे मीटिंग को। गांधी जी ने बोला कि अब ये ऑपरेसिव रूल के खिलाफ सबमिट करना नहीं है। ठीक है, अब या तो मर जाएंगे अटेम्प्ट में आजादी, या तो आजादी करा के रहेंगे, डू और डाई। क्या करेंगे, करो या मरो, आजादी, अदरवाइज मौत हमें मंजूर है,
किसने बोला? गांधी जी ने। अहिंसा वाला बंदा क्या उतर आया है कि सेल्फ सेक्रीफाइस, अब तो ठीक है, अहिंसा अपनी जान देनी है, मारो हमें, ऑपरेस करो, मार डालो हमें, या तो आजाद कर दो या तो मार डालो, अब हमें और कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में? क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। गांधी जी ने भी छोड़ दिया कि जाओ यार, थक गया हूं मैं, अहिंसा हिंसा, ठीक है जाओ मारो हमें। अब रेडिलेट भी करेंगे लोग, बहुत ही ब्लडी मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट हुए हैं उनमें से जो गांधी जी के अंडर में हुए हैं, उन मूवमेंट्स में सबसे ज्यादा ब्लडी मूवमेंट, सबसे ज्यादा जो लोग मारे गए, सबसे ज्यादा सप्रेशन किया गया, रिप्रेशन किया गया, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उनको भी रहम नहीं आ रहा, बहुत बुरी तरह मारा। क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बुरी तरह मारा, बहुत से बच्चों को यतीम कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ठीक। ये मूवमेंट चल रहे थे, लोग बड़े स्टेट के जो लोग थे, जितने भी लीडर थे, सबको अरेस्ट कर लिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को लाठी चार्ज, ये वो मारा, सब बहुत बुरी तरह मारा, बहुत लोगों को मारा, सबको लगभग मारा, पीटा, जेल में डाला, गोली मार दी, बहुत सप्रेशन किया। तंग हो गए वो भी करते करते। उधर इंडियन नेशनल आर्मी की तरफ चले गए थे वो सुभाष चंद्र बोस, वो लेकर आ रहे थे, लेकिन वो बर्मा की तरफ घुस रहे थे, तब तक इन लोगों ने वहां पे कंट्रोल कर लिया, उनको नहीं आ पाए वो आगे, ठीक है ना। अरेस्ट कर लिए गए ऑफिसर्स, मुखबरी हुई, वो हो गया। वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने लगा 1945 में, ठीक है ना। इन्होंने आईएनए ट्रायल करा, इंडियन नेशनल आर्मी का ट्रायल, लोग सारे वकील उतर आए, मुस्लिम लीग वाले भी, हिंदू महासभा वाले भी, और ये क्या नाम है कांग्रेस वाले भी, कि सब सारे वकील उतर आए उनको डिफेंड करने के लिए लाल किला पे ट्रायल, क्योंकि उस समय इलेक्शन होना था उसके बाद, और ये लोग सब चाह रहे थे कि हमारी वैल्यू, ठीक है ना। आखिर उनको छुड़वा उड़वा लिया, ढिल्लन थे, शहनवाज हुसैन थे और लोग थे, तो कुल मिला के छुड़वा उड़वा लिया। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि 1946 आते आते क्लियर हो गया था यार कि आजाद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज भी हिल चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और लूट भी चुके थे, इंडिया को बुरी तरह लूट चुके थे। उनको लगा था ठीक है यार, अब ये चुसा हुआ आम है, फेंक दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, अब जान छुड़ाओ, बहुत हो गया। अब वो और मूवमेंट बड़ा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थे, ऊपर से कम्युनल वायलेंस, पाकिस्तान की डिमांड जिन्ना वाली, ने कहा ठीक है छोड़ो, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेज दिया। कैबिनेट मिशन ने अपना प्रपोजल दिया कि आप लोग, कैबिनेट मिशन आप लोगों ने पढ़ा है, अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रीप एंड पैट्रिक लॉरेंस, या है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि ऐसे ऐसे होगा, सेपरेट, वो उसकी एक पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट किया उन्होंने, और फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करी। लेकिन आपको पता है कम्युनल वायलेंस होते होते वो बन भी क्या, 9 दिसंबर 1946 में शुरुआत हो गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, स्टार्ट हुआ, लेकिन बीच में इन बिटवीन 1947 आते आते मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, कैसा आपस में मुस्लिम हिंदू आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, और माउंटबेटन को भेजा गया कि जाओ कुछ सॉल्यूशन निकालो। उसने जून प्लान लेकर आया है कि जून 1948 में आजाद कर दूंगा भारत, लेकिन उसने कम्युनल वायलेंस देखा, कहानी देखी कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, कम्युनल वायलेंस, एक दूसरे को मारे काटे डाल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोई सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो उसने कहा ठीक है, मैं 15 अगस्त को रैंडम ऐसे डिसाइड किया, 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कर दूंगा। रेड क्लिफ को बुलाया, बोला लाइन खींच दो। रेड क्लिफ को वैसी दिक्कत थी, तबियत खराब थी, उसने जहां पाया मैप उठाया, क्या डिमांड है, जो डिमांड थी वहां लाइन खींच दी, बस इरेशनल। एक तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान, एक तरफ वेस्टर्न पाकिस्तान, जहां पे लेकिन वहां प्लेबिसाइड हुई थी और उन्होंने मुस्लिम लीग के फेवर में वोट भी किया था, तो ये था, और वहां पे उसने लाइन भी खींच दी, वही बात मान ली और लाइन खींच दी। ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश, वेस्टर्न पाकिस्तान जो पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है, वो कर दिया दो पार्ट्स में, यानी 3 पार्ट्स में, एक कंट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट तो कहने के लिए, वैसे हो गया 3 पार्ट, बांग्लादेश, क्या नाम, पाकिस्तान और इंडिया, 3 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड किया गया। तो डिवाइड होने के बाद उन्होंने आजाद कर दिया 15 अगस्त 1947 को। गांधी जी ने कहा यार ये कैसी आजादी है, हमारे देश के टुकड़े कर दिए तुमने, मैं हमेशा जोड़ने के लिए लगा रहा, तुमने टुकड़े कर दिए, ये कैसी आजादी है। सब खुशी मना रहे हैं आजादी की, 15 अगस्त 1947 को गांधी जी मॉर्निंग पे बैठे हुए कह रहे हैं ये कोई आजादी, जहां पे एक दूसरे के लोग खून के प्यासी हैं, हमारे देश को डिवाइड कर दिया, जो तुम चाहते थे कि एक दूसरे का खून करें वो करने लगे लोग। इस तरह से सिचुएशन हुई थी, और आजादी के टाइम पे बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी, मार रहे थे, घरों से निकाल रहे थे, लोगों को भी देखेंगे हम लोग पार्टीशन के टाइम पे। इस तरह से 1947 में देश हमारा जाके आजाद हो गया। तो आपको एक स्टोरी समझ में आई, ठीक है। अब ये मैंने आउटलाइन खींच दिया है, बता दिया है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्या चीज है, इवेंट्स बता दिए हैं।
अब इसमें हम लोग कलर भर देंगे इंशाल्लाह, डिटेल में बातें कर लेंगे। अगर आपको ये लेक्चर याद रहेगा तो आपके लिए वो सारी बातें समझना एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम दिस इज अ केक वॉक, ठीक है। और अगर ये बातें याद नहीं रही तो अलग बात है। आपको कुछ समझ में आया भाई? कहानी अच्छी लगी है? चलो ठीक है, तो इंशाल्लाह भी बात करते हैं। अभी कल हम लोग फिर इसी पे कंटिन्यू करेंगे।